IAS अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही थी, वीडियो चल रही थी हमारी फिज़िक्स में, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए। जैसे मेरी तरफ से टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, मैं एक छोटा सा टेस्ट रखूँगा, है ना। उस टेस्ट को आप सोल्व करिए। आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है वो सब, ठीक। तो आप मेरे साथ टॉपिक पढ़ते रहिए, है ना। अभी शुरुआत है, इसको जमा रहे हैं हम फिजिक्स को। एक भी क्वेश्चन शायद आपसे ना छूटे। आप हर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, समीक्षा अधिकारी की बात हो, लोअर पीसीएस की बात हो, यूपी SSSC की किसी एग्ज़ाम की बात हो, या अदर स्टेट के, चाहे उत्तराखंड की बात हो, है ना। किसी भी अदर स्टेट के भी अगर कोई एग्ज़ाम होते हैं और जो साइंस के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। बस आप एक बार पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। और हाँ, जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को जो है इसकी जानकारी पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात कर ली थी मानक मीटर की, फिर हमने बात करी थी मानक किलोग्राम की, फिर हमने मानक सेकंड की बात कर ली थी, है ना। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी जो एक केल्विन की बात हमने करी थी, है ना। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और हाँ, मैंने कहा था कि 5 यंत्रों के नाम जिनसे चीज़ों को नापा जाता है, मैं आपको डेली कराता हूँ मैं। और पहले भी मैंने आपको 5 कराए थे, मैं एक बार रिवाइज करा दूँ आपको। शायद मैंने चीज़ें जो आपको लिखवाई थी, है ना, उसमें कुछ मीटर मैंने बताए थे, है ना, कुछ मीटर, है ना। जैसे फेदोमीटर बताया था मैंने, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर बताया था, है ना। स्पीडोमीटर बताया था, है ना। तात्कालिक चाल, वाहनों की चाल उसी से हम नापते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर बताया था मैंने, जल या किसी द्रव का घनत्व नापते हैं उससे। हाईग्रोमीटर बताया था मैंने, है ना, जिससे वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। और पायरोमीटर बताया था मैंने, है ना, जिससे उच्च ताप नापते हैं सूरज का, ठीक। पहले मैं 5 आपको मीटर लिखवा देता हूँ, है ना। जैसे एक नाम आता है बेटा, हमारा जो विषय है वह भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक। हाँ, इसके अंतर्गत बेटा हम छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पहले मैं आपको 5 मीटर लिखवा देता हूँ। जैसे एक नाम आता है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर, है ना। तो विस्कोमीटर से हम नापते हैं द्रवों की श्यानता, का मापन करते हैं हम, मापन, है ना, ठीक है। ऐसे एक नाम आता है बेंचुरीमीटर, है ना। तो द्रवों के प्रवाह की दर, द्रवों के प्रवाह की दर हम लोग नापते हैं बेंचुरीमीटर से, है ना। सेलिनोमीटर, तो जो सेलिनोमीटर होता है उससे हम नापते हैं लवणता का मापन, हम उसी से करते हैं। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई का मापन करते हैं हम। टैकोमीटर है ना, वायुयान की चाल
वायुयान की चाल का मापन। ये सब यंत्र हैं, ये जितने भी हैं सब यंत्र हैं और इन यंत्रों की सहायता से हम जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं उनको नापते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने जैसे कि आपको लिखवाया है विस्कोमीटर, विस्को। ठीक है, एक शब्द होता है अंग्रेजी का विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इससे याद रह जाएगा आपको। विस्कोसिटी शब्द का जो अर्थ है वो है श्यानता। मैं बताऊंगा आगे, टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं पूरा आपको श्यानता का। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता और ये है विस्कोमीटर, है ना। तो विस्को से आप लगा सकते हो कि विस्को श्यानता होती है, तो द्रवों की श्यानता का मापन हम करते हैं विस्को से, विस्कोमीटर से, है ना। तो विस्कोमीटर से हम नापते हैं द्रवों की श्यानता। चलिए एक और शब्द देखिए, है ना, ये शब्द आप सुन रहे हैं बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर मैंने लिखा क्या है, देखिए बेंचुरीमीटर में मैंने लिखा है द्रवों के प्रवाह की दर, द्रवों के प्रवाह की दर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी द्रव कितनी स्पीड से बह रहा है। अगर नदी में, है ना, या किसी पाइप में या किसी नाले में पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी के प्रवाह की अगर आपको दर निकालनी है, किस एवरेज से पानी बह रहा है, तो वेंचुरीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वेंचुरीमीटर, है ना, द्रवों के प्रवाह की दर, है ना। आगे लिखा हुआ है सैलिनोमीटर, सैलिनोमीटर, है ना। एक शब्द आता अंग्रेजी का सैलिनिटी, सैलिनिटी, सैलिनिटी शब्द का अर्थ होता है लवणता। समझते हैं लवणता। अब इससे अर्थ लग जाएगा, देखिए सैलिनिटी मतलब लवणता। तो सैलिनिटी का जो सैलिनो है, सैलिनो है, सैलिनो, सैलिनिटी से बना है सैलिनो। सैलिनोमीटर किसको मापेगा फिर? लवणता का मापन। ज्योग्राफी में हम सब लोग जानते हैं कि समुद्रों की लवणता होती है, झीलों की लवणता होती है। जैसा आपने सुना होगा तुर्की की बान झील है, उसकी लवणता सबसे ज़्यादा है ना। तो लवणता का मतलब क्या होता है, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए आप समुद्र में से 1 लीटर पानी ले सकते हैं, ठीक। समुद्र से हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उस 1 लीटर पानी को आप गर्म करो, गर्म करोगे तो उससे वाष्प बनेगी। जितना पानी होगा वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, बाकी बर्तन की तली में कुछ अवसाद बचा रह जाएगा। जो अवसाद या ठोस पदार्थ है प्रति किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम में जितना ठोस पदार्थ बचा है वो उस जल की लवणता है। जैसा तुर्की की बान झील के बारे में आपने सुना होगा कि टर्की की जो बान झील है उसकी लवणता 330 प्रति हजार होती है। प्रति हजार का मतलब है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, ऐसा मान के चला आप। 1 किलोग्राम आप तुर्की की बान झील का पानी अगर लेंगे और उस तुर्की की बान झील के पानी को जब आप गर्म करेंगे, है ना, तो 330 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए ना, तो 330 ग्राम जो है वो ठोस पदार्थ बचेगा। 330 ग्राम 1000 ग्राम में से, है ना। तो कहा गया कि तुर्की की जो बान झील है उसकी लवणता 330 प्रति हजार होती है, 1000 ग्राम में 330 ग्राम, ठीक है। तो इससे आपको याद रह जाएगी चीज़ें, है ना। तो सैलिनोमीटर लवणता का मात्रक। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर देखिए बहुत अच्छी बात है। जब मान लीजिए हम एरोप्लेन में बैठे हैं, वायुयान में बैठे हैं, तो हमारा जो वायुयान है या उसका जो पायलट है वो किस बात से पता लगाएगा, है ना, कि एरोप्लेन जो है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो विंडो में से झांक कर देखेगा, है कि अरे कितने ऊपर आ गए हम, ऐसा नहीं है। बल्कि उस जो कॉकपिट होता है ना, जो एरोप्लेन होता है उसमें एक मीटर लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, है ना, अल्टीमेटम दिया गया है ना, अल्टीमीटर है। वो अल्टीमीटर बताएगा कि एरोप्लेन इस समय कितनी हाइट पर है हमारा, है ना। तो वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस बात का अगर आपको पता लगाना है तो हम देखेंगे किसमें, अल्टीमीटर में,
है ना। देखिए ये है टैकोमीटर, बहुत अच्छा शब्द है टैकोमीटर। टैकोमीटर से वायुयान की चाल का मापन करते हैं। एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर है इस बात का पता लगाना है तो अल्टीमीटर में आप देखेंगे, और वायुयान कितनी रफ्तार से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है ना, वो पता लगाना है तो टैकोमीटर से पता लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल बातें हो गई, बिल्कुल आसान बातें हो गई। एरोप्लेन में हैं आप और ये देखना चाह रहे हैं कि हवाई जहाज या वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो अल्टीमीटर में देखिए। और अगर ये पता लगाना है आपको कि वायुयान की क्षैतिज चाल क्या है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो टैकोमीटर में आप देखिए। समुद्रों की लवणता को अगर आपको मापना है ना, तो सैलिनोमीटर को से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको द्रवों की श्यानता का पता लगाना है तो विस्कोमीटर, ठीक है। और अगर द्रव के प्रभाव की स्पीड आपको ज्ञात करनी है तो वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो 5 मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। और इन 5 को आप याद कर लें अच्छे से, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अपने मूल टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा मूल टॉपिक है ना, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए आपको चीज़ें कैसे कैसे याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, है ना। आप थोड़ा सा डीप में पढ़ें, थोड़ा सा डीप में, ज़्यादा नहीं कि आप सूत्रों को प्रूफ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ऐसा कंपटीशन में नहीं होता, है ना। आपने देखा भी होगा कि साइंस के वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, जो एक सामान्य व्यक्ति को भी जिसके बारे में जानकारी होती है। तो हम साइंस के उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आते हो, सामान्य व्यक्ति उनके बारे में जानता हो। कोई स्पेशलिटी इसके बारे में हमें नहीं चाहिए कि फिजिक्स में आप जो ही स्पेशल बनना चाह रहे हैं, ऐसा स्पेशल नहीं, बल्कि कुछ टॉपिक तो हैं जिनको आपको छूना पड़ेगा, है ना, जिनको स्पर्श करना पड़ेगा आपको। एक लाइन है जीएस की जिसको स्पर्श करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते हुए जाते हैं या बहुत छोटे तरीके से पढ़ कर जाते हैं तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़िए चीज़ों को, है ना। आपको जीके कवर नहीं करना, जनरल नॉलेज कवर नहीं करनी है, बल्कि जीएस कवर करना है, जिसको बोलते हैं हम जनरल स्टडी, है ना। तो स्टडी करके आपको जाना है छोटे छोटे बिंदुओं की, ठीक। चलिए अब बात आती है, देखिए वहीं से बात आती है एम्पियर की। एम्पियर, है ना। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम पेपर में, कुछ भी नहीं पूछा जाता, एक सिंपल सवाल पूछा जाता है। एक सवाल, मैंने जितने एग्जाम पेपर में देखता हूँ उन पेपरों में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए एम्पियर किसका मात्रक है ना। बस केवल यह एम्पियर से क्या चीज़ नापते हैं आप। तो पहला पॉइंट इसका बनेगा, यह विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, ये आपको याद रखना है बस, ये मेन बात है इसकी, है ना। मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता, तो अगर हम इसकी बीमा की बात करें, है ना, तो बीमा इसकी होती है ए। मैं बाद में लिखवा दूंगा इस सब के बारे में। बीमा इसकी ए होती है। अगर वो सवाल पूछता कि 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, 1 एम्पियर की परिभाषा दो, तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। देखो आसान परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने क्या करा है, ये एक बॉक्स ले लिया है, मान लीजिए किसी भी आकार में हो सकता है। इस बॉक्स में आपने रखा है निर्वात। क्या रखा है बेटा, निर्वात, है ना। और इस निर्वात में आपने 2 तार ले लिए। उन दोनों तारों के बीच का जो गैप है ना बेटा, वो आपको रखना है 1 मीटर। कितना रखना है, 1 मीटर। और इन दोनों तारों में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दूं, मैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दूं, तो तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन, एन का मतलब है यहाँ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का बल, न्यूटन का बल अगर लगता है तो तारों के बीच में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। डेफिनेशन कैसा बनाओगे, परिभाषा चित्र से आप बना लोगे। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें
दो समांतर लंबे तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब दो तार सीधे होने चाहिए, समानांतर हो, उनके बीच में दूरी ना तो बढ़े ना घटे, 1 ही मीटर रहनी चाहिए। दो तार ले लें आप जिनके बीच का गैप 1 मीटर हो, हर जगह बीच का गैप यहाँ 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 सब जगह 1 मीटर हो। दो सीधे और लंबे तार आप ले लें जिनके बीच में 1 मीटर की दूरी है। अगर उन तारों में अगर आप 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करोगे तो तारों के बीच में प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल पैदा होना चाहिए? अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लग रहा है तो समझ लो उस तार में, उन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। अगर ये दुगना हो जा, ये बल अगर दुगना हो जा, 2 × 10⁻⁷ की जगह 4 × 10⁻⁷ हो जा, दुगना हो जा, तो समझ लो तारों में 1 एम्पियर की धारा नहीं बह रही है बल्कि 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अगर ये 3 गुना हो जा, है ना, मतलब 6 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अगर लगने लगा तारों के बीच में, तो आप समझ लो इन तारों के बीच में 1 एम्पियर की धारा नहीं बह रही बल्कि 3 एम्पियर की धारा बह रही है ना। तो इस तरीके से डेफिनेशन, कोई मोस्ट चीज़ें खास नहीं है, बस मुझे टॉपिक से आपको गुजारना है केवल। मोस्ट सवाल तो जब जब मैंने एग्जाम देखे हैं पेपर, उनमें ये सवाल देखा है ना, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो जवाब आपका होगा एम्पियर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई तार है, देखिए अगर बेटा आपके पास में ये कोई तार है और अगर इस तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, हालांकि ये मैं पूरी चर्चा करूंगा, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के नाम से, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा के नाम से, वहाँ और मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, और बेहतर तरीके से हम ज़्यादा चीज़ों को पकड़ेंगे वहाँ जाकर। फ्यूज तार पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर, प्रतिरोध का मात्रक पढ़ेंगे ओम वहाँ जाकर, है ना, ठीक है। फ्यूज तार किस तरीके के बनाए जाते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो उस तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इस तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। और प्रवाहित होने का मतलब एंटर करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन, तो बाहर कितने निकलेंगे इस तार से, बाहर कितने निकलेंगे, बाहर भी इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे इस तरीके से सवाल पूछता है किसी एग्जाम में कि अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बताइए उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, तो आप कहोगे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जितने प्रवेश करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एम्पियर मोस्ट सवाल मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, एक लाइन का सवाल है बस कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। चलिए अब आपने सुना होगा, देखिए होता मोल, मैंने बताया था ना मोल। यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है, भाई मोल किसका मात्रक है ना, तो आपको याद रखना है यह पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, का मात्रक है, यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। बस आपको इतना याद रखना है। 1 मोल होता कितना है, 1 मोल तुमने सुना होगा 1 मोल कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, कार्बन 12 होता है बेटा, कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। अगर कोई आपसे ये पूछने लगे 1 मोल कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। डेफिनेशन सिंपल है, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है।
कार्बन 12 के 0.012, इसको याद रखना आपको, है ना। 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या का जो मान है वो क्या कहलाता है, वो 1 मोल कहलाता है। ऐसा मान लो कार्बन, मैंने आपको बताया कार्बन के समस्थानिक होते हैं, जैसा आप जानते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 6C12, 6C13, 6C14। कार्बन 14 मैंने आपको बता दिया था, है ना। कार्बन 14 के बारे में आपने सुना भी होगा, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, है ना। कार्बन डेटिंग विधि कार्बन 14 पे अप्लाई होती है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, है ना। ठीक है, तो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणु हैं वो परमाणु की जो टोटल संख्या है वो क्या कहलाती है, 1 मोल कहलाती है। कुछ याद ज़्यादा नहीं रखना आपको, है ना, मुझे केवल इस टॉपिक से आपको गुजारना है, ठीक। बस छोटी छोटी बातें हैं, मात्रक आप याद करते रहो, वैसे मैंने लिस्ट में शुरू में बता दिए थे, है ना, कुछ चीज़ें। चलिए ऐसी देखो, एक होता है बेटा एक कैंडिला, प्रकाश वाले चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे ज्योति फ्लक्स, है ना, का मात्रक, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना कि कैंडिला जो है वो किसका मात्रक है ना, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है ना। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, केवल मात्रक आपको याद रखना। परिभाषा में आपको बता देता हूँ, उसको कोई मतलब है नहीं, है ना। मानक प्रकाश स्रोत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग एक कैंडिला कहलाता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। इससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना कैंडिला किसका मात्रक है ना। तो ज्योति तीव्रता को किस चीज़ से नापते हैं हम, कैंडिला से। पदार्थ की मात्रा को किस चीज़ से नापते हैं, मोल से। विद्युत धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर से। देखिए बेटा आगे देखिए क्या है ना, मापन की प्रणालियां, मापन की विभिन्न प्रणाली, है ना। मापन की कुछ प्रणालियां हैं। जैसा आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को अगर आप मीटर से नापते हैं तो कुछ चीज़ों को आप सेंटीमीटर से नापते हैं, कुछ चीज़ों को आप फीट से भी नापते हैं। अगर कुछ पदार्थों को तोलने में आप किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ को तोलने में आप ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ को तोलने में आप पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। 1 पाउंड कितना होता है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो 453 ग्राम का लगभग 1 पाउंड होता है। ऊन वगैरह बताई थी ना उस दिन, ऊन को नापते हैं। तो मापन की विभिन्न प्रणाली है। जैसे एक प्रणाली का नाम है बेटा MKS प्रणाली। देखिए बस कुछ नहीं याद रखना, MKS प्रणाली में ये जो है ना M, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, ठीक। दूसरा देखिए K, है ना, K का मतलब होता है किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। S मतलब सेकेंड, किसका मात्रक है, समय का। तो समय का मात्रक होता है बेटा सेकेंड। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है ना। ऐसी देखिए बेटा एक होता है CGS पद्धति, CGS प्रणाली, CGS प्रणाली, है ना। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। तो इसमें लंबाई का जो मात्रक है बेटा
वो होता है सेंटीमीटर। दूसरा जी का मतलब होता है ग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। एस का मतलब है बेटा समय, और समय का मात्रक होता है यहाँ भी सेकंड, है ना। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है ना। ऐसी आपने देखा होगा एक, ये जो सीजीएस पद्धति है ना, ये जो सीजीएस पद्धति है, इस सीजीएस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसे फ्रांस में ज़्यादा चलती है, फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी देखो एक और प्रणाली होती बेटा अपने पास में मापन की, है ना, उसे बोलते हैं हम FPS पद्धति या प्रणाली, FPS पद्धति, है ना। F का मतलब होता है फुट। तुमने देखा होगा शहरों में जो जगह होती है, प्लॉटिंग होती है, वो फीट में नापते हैं, फुट में नापते हैं, है ना। मैंने आपको बता भी दिया था, है ना, कि फुट कितने के बराबर होता है ना, फुट में कितने मीटर होते हैं या कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। उसके बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है ना, नापने के लिए। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो लंबाई है उसका मात्रक होता है फुट, है ना। जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है बेटा पाउंड या पोंड। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और जो समय होता है बेटा उस समय का मात्रक होता है सेकंड, है ना। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, चौड़ाई का मात्रक लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का सब में समान है ना। इसे जो है ना ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटेन में इसी का चलन ज़्यादा है ना। तो इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, इसका नाम है, इसे ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऐसी देखिए मापन में बेटा एक और प्रणाली है अपने पास में, है ना, जिसको बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई प्रणाली या एसआई पद्धति, है ना। एसआई का जो पूरा नाम है द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। तो थोड़ा सा आपको फुल फॉर्म से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो एसआई प्रणाली होती है। एसआई प्रणाली के बारे में कहा जाता है इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा देखिए, यह MKS का विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होता है, उसे विस्तार दे दिया गया है ना। देखिए उसके बाद में इसे या इसमें विस्तृत इसलिए बोल रहे हैं इसे, इसमें 7 मूल मात्रक व 2 पूरक मात्रक होते हैं। कंप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं उन्हें हम, 2 पूरक मात्रक होते हैं। इसमें 7 वो मूल मात्रक का शुरू वाले, 2 कंप्लीमेंट्री हैं, 2 पूरक मात्रक और आ गए हैं, है ना। इसे 1971 में स्वीकार किया गया। ये प्रणाली जो अपनाई गई है ना बेटा,
ये 1971 में स्वीकार की गई है। अब 1971 में स्वीकार की गई है। मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय माप तोल जो परिषद है, जो काउंसिलिंग है, जो ब्यूरो है, वह हमारा सेवरिस में है, जो 1960 में बना था, है ना, पेरिस के पास में है, फ्रांस में है वो सेवरिस ने इसको मान्यता 1971 में दी थी। तो जो मैंने कहा ना 7 मूल मात्रक हैं, तो 7 मूल मात्रक जैसे है ना हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम जानते हैं एक तो होता है हमारे पास में लंबाई। तो हमने बताया था कि लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, है ना। फिर आ गया था अपने पास में द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, है ना। फिर आ गया था बेटा समय, और समय का मात्रक हो गया था सेकंड, है ना। फिर उसके बाद में आ गया था ताप, ताप का मात्रक था केल्विन, है ना। फिर ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक था बेटा कैंडिला, है ना। फिर पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक था मोल, अभी मैंने बताया था बेटा, है ना। फिर था विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो 7 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 राशियां हैं, 7 ही मात्रक हैं। ये तो हो गए मूल मात्रक 7। उसके बाद में मैंने कहा था कि इसमें 2 पूरक मात्रक शामिल होते हैं। तो 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं बेटा? पूरक राशि जो होती है ना, वो एक होती है कोण, और कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। एक होता है घनकोण, बताऊंगा मैं, दोनों के डेफिनेशन भी बताऊंगा, है ना। घनकोण, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप चलो, है ना। 7 तो है हमारे यहाँ मूल मात्रक, और 2 है पूरक मात्रक। ये मूल मात्रक नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है हमारे, ठीक है। जबकि है ना व्युत्पन्न राशियाँ मैं अलग बताऊंगा, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं कुछ, है ना, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते मात्रक वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उन सब की बात हम करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से डेफिनेशन पर आधारित नहीं होते, आप थोड़ी टेबल पर ध्यान दे लें, है ना। चलिए, ऐसे देखो एसएससी से लेकर बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ से बीमाओं से रिलेटेड सवाल आते हैं। बीमाएँ, है ना, आयाम, डायमेंशन, दिशाएं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा, हालांकि मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, उन सब के बारे में जो जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे, ठीक। देखिए, एक शब्द आता है अपने पास में बीमा, इसी को हम आयाम बोलते हैं, है ना, इसी को हम दिशा बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसी को डायमेंशन कहा गया है। तो डायमेंशन, दिशाएं। एसएससी जैसे एग्जामों ने हिंदी में जब पेपर दिया तो उसमें आयाम पूछा, है ना, बल का आयाम क्या है, अब बताओ, है ना। तो एम्पलीट्यूड नहीं है, ये डायमेंशन है, ये आयाम है, ठीक। होता क्या है, देखिए यहाँ से बीमाओं से क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई कंपटीशन में एसएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, है ना, कि बल की बीमा बताओ, कार्य की बीमा बताओ, है ना, स्प्रिंग का बल नियतांक की बीमा बताओ। तो मेरा विचार यहाँ ये है कि हम लोग बीमाओं के चक्कर में नहीं पड़ रहे। बीमाओं को हम करेंगे क्या, जैसा मान लो हमारा एक टॉपिक आ गया घनत्व। तो घनत्व क्या है, घनत्व का काम क्या है, घनत्व का मात्रक क्या है, घनत्व की बीमा क्या है, हम उन सब चीज़ों को वहीं पर कवर कर लेंगे जैसा हमारे टॉपिक चलेंगे। घनत्व कैसी राशि है, सदिश है, यादिश है ना, तो टॉपिक पर कवर कर लेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दे लेना आप, है ना। किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, है ना, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर
पर चढ़ाई गई घातें पावर, चढ़ाई गई घातें बीमा कहलाती हैं, बीमा कहलाती हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, आपने पढ़ा होगा कि भाई बल जो होता, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, पढ़ा होगा आपने, है ना। चलिए, अब बल का जो मात्रक है वो क्या आएगा बेटा, मात्रक, तो बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा होगा आपने किलोग्राम, त्वरण का मात्रक आपने पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो रियल मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। इसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी को न्यूटन कहा जाता है। अब ये मात्रक है, इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक को मैं ढाल दो इसे, तो मूल मात्रक को मैं जब ढालोगे तो उस पर कुछ पावर चढ़ानी पड़ेगी आपको, है ना। जैसे क्या होता, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, है ना। जैसे कहीं लंबाई आती है, तो लंबाई जो होती है उसकी बीमा को हम दिखाते हैं एल से। कहीं द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान की जो बीमा होती है उसको हम दिखाते हैं बेटा एम से। कहीं समय होता है तो समय की बीमा को हम दिखाते हैं टी से। सपोज दैट मान लो कि ताप है तो उसकी बीमा को हम दिखाते हैं थीटा से, थीटा से, है ना। तो होगा क्या, देखो जैसे इसकी हमें बीमा लिखनी है बेटा, और जो इसकी बीमा लिखनी है तो केजी है किलोग्राम, किलोग्राम होता द्रव्यमान का मात्रक, अभी मैंने बताया था। अब द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान की बीमा क्या है एम, तो इसकी बीमा हो जाएगी एम। मीटर से हम क्या नापते हैं, लंबाई, तो मीटर में हम लंबाई नापते हैं, लंबाई की बीमा होती है बेटा एल, तो ये हो जाएगा एल बटे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड में हम क्या नापते हैं समय, समय की बीमा होती है टी, तो इसको हम कह देंगे टी स्क्वायर, है ना। ऊपर पावर पहुंचा दोगे तो बन जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये बन गई इसकी क्या बेटा डायमेंशन हो गई, ये बीमा हो गई। तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता चला जाऊंगा। मान लो मैंने आपको आवेग पढ़ाया है, आवेग क्या है, आवेग के उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या है, आवेग की बीमा क्या है, आवेग कैसी राशि है, मैं 4-5 चीज़ों को उसी टॉपिक में फिनिश करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। लेकिन ये बताना जरूरी था कि बीमाएँ होती क्या है। तो मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं ना, जैसे m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है, ये जो घातें चढ़ी हुई हैं यही घातें बीमा कहलाती हैं। इन घातों को ही हम बीमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप सब जानते हैं बीमा का उपयोग क्या क्या होता है बेटा, बीमा का उपयोग, है ना, तो आप सब जानते हैं, आपने अगर सामान्य साइंस पढ़ी है तो, है ना। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं ऐसे, बीमा का उपयोग क्या होता, जैसे सूत्र का निगमन करना, सूत्र का निगमन करना, है ना। बीमाओं की सहायता से आप फॉर्मूला प्रूफ भी करते हैं, सिद्ध भी करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सूत्र का परीक्षण करना, सूत्र का परीक्षण करना, है ना। तो आप ये भी बता सकते हैं बीमाओं के माध्यम से कि ये सूत्र सही है गलत है, इस बात का पता भी चल जाता है बीमा के द्वारा, है ना। तीसरी बात, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, है ना। अगर कोई मान आपको, जैसे कि g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या इसे आप MKS पद्धति से CGS पद्धति में ढाल सकते हैं, क्या आप इसे FPS पद्धति में ढाल सकते हैं। तो MKS पद्धति के मात्रकों को, राशियों को FPS में लाना या CGS में लाना, है ना। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो बीमाओं के माध्यम से भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। तो बीमाओं का उपयोग 3 ही जगह होता है, या तो फॉर्मूला प्रूफ करने में होता है, या उस फॉर्मूले का परीक्षण करने में होता है वो सही है गलत है, या एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में बदलने में होता है, ठीक है।
चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एक टॉपिक अब हमारे शुरू हो जाएंगे। ये एक आधार था यहाँ तक का। अब हमारी बात जो है आगे प्रत्येक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। उस टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और हाँ, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।